विक्रम बेताल की कहानी भाग 2। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था, जिसके वज्र मुकुट नाम का एक पुत्र था। एक रोज वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में घूमते घूमते उनको एक तालाब मिला, जहाँ कमल के फूल खिल रहे थे, हंसी हठी ठिठोली कर रहे थे। तालाब के किनारों पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहक रहे थे। वज्र मुकुट और उसका मित्र यानी जो दीवान का लड़का था, दोनों तालाब के नजीक रुके और तालाब में हाथ मुंह धोकर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांधकर मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। जब वे दोनों मंदिर दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने के लिए आई थी। दीवान का लड़का वही पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया और आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया। जब राजकुमारी की नजरें राजकुमार से मिली तो राजकुमारी भी देखती ही रह गई। तब राजकुमारी ने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर उसको कान में सजाया और फिर दांतों से कुतरकर पैरों के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश हो गए और दीवान के लड़के के पास आकर उसको सारी बात बताई। कहा, मैं राजकुमारी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना तो उसका पता मालूम है, ना ही यह पता है कि वह मेरे कैसी होगी। दीवान का लड़का बोला, राजकुमार आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, राजकुमारी आपको सब कुछ बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तब दीवान का लड़का बोला, राजकुमारी ने पहले कमल का फूल सिर से उतारकर कानों पर लगाया। उसका मतलब कि राजकुमारी कर्नाटक की रहने वाली है। उसके बाद दांतों से कुतरा, मतलब कि दंतावट राजा की बेटी है। और फूल को पैर से दबाने का मतलब कि राजकुमारी का नाम पद्यावती है। और अंत में उन्होंने फूल को उठाकर सीने से लगाया, जिसका मतलब है कि राजकुमारी आप उनके दिल में बस गए हैं। इतना सब सुनने के बाद राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार उठ खड़े होकर बोले, चलो अब मुझे कर्नाटक देश जाना है। दोनों मित्र वहां से कर्नाटक देश की तरफ चल निकले। सैर करते हुए कई दिनों के बाद दोनों कर्नाटक देश पहुँचे। राजा के महल के पास गए। उनको महल के पास एक वृद्ध महिला चरखा काटती मिली। दोनों मित्र महिला के पास जाकर बोले, माई, हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है। हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। वृद्ध महिला की राजकुमार और दोनों मित्रों की शक्ल सूरत देखकर ममता पिघल गई और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे तब तक रहो। दोनों मित्र माई के घर में रहने लगे। दीवान का लड़का माई से बोला, माई आप क्या करती हो? आपके घर में कौन कौन है और आप कैसे गुजारा करती हो? बूढ़ी माई ने बोला, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है और मैं राजा की बेटी पद्यावती की धाय माँ हूँ और अब बूढ़ी हो जाने के कारण घर में ही रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने को देता है। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार माई को कुछ धन देता है और कहता है, माई कल जब आप वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कहना, जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर मिला राजकुमार आ गया है। माई राजमहल गई तो उन्होंने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को सुना दिया। राजकुमारी ने संदेश सुनते ही गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगा उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया माई ने घर आकर सारी बात राजकुमार को बताई। बात सुनकर राजकुमार हक्के बक्के रह गए। तब राजकुमार का मित्र बोला, राजकुमार आप चिंता मत करिए, मैं उनकी बातों का समझ गया। उन्होंने 10 उंगलियों चंदन में डुबोकर मारी। इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं।
जिनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद राजकुमारी को दोबारा राजकुमार का संदेश सुनाया जाता है। तो इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। बुढ़िया माई ने आकर राजकुमार को पूरी बात सुनाई और इस बार राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, हैरान होने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा है, मुझे मासिक धर्म हो रहा है और 3 दिन और रुको। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया माई राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमार का संदेश सुनाती है। तो राजकुमारी बुढ़िया माई को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल देती है। बुढ़िया माई राजकुमारी को सारा हाल बताती है, जिसको सुनकर दीवान का मित्र बोला, मित्र, राजकुमारी ने आज रात को तुम्हें उस खिड़की से बुलाया है। राजकुमार की तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समय आने पर राजकुमार ने बुढ़िया माई की पोशाक पहनी और हथियार बांध रात के दोपहर बीत जाने के बाद महल पहुंचा और उसी खिड़की से होकर अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी और राजकुमार को लेकर अंदर गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहे। जैसे यह दिन निकला तो राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर निकाल लिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसे चिंता सताने लगी कि उसका क्या हुआ। राजकुमार को उदास देख राजकुमारी ने उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने सब बताया और बोला, मेरे मित्र बहुत होशियार और चतुर है। उसी की चतुराई से तुम मुझको मिल पाई हो। राजकुमारी बोली, मैं उसके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। तुम उसको भोजन खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। राजकुमार खाना लेकर अपने मित्रों के पास पहुंचा और राजकुमार महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने का सारा वृत्तांत मित्रों को सुनाया और कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सभी बातें बता दी है। तब राजकुमारी ने भोजन बनाकर भेजा है। तब दीवान का लड़का सोचने लग गया और बोला, मित्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। इतना कहकर दीवान के लड़के ने भोजन की थाली एक लड्डू उठाया और एक कुत्ते को खाने को दे दिया। जैसे ही कुत्ते ने लड्डू खाया, कुत्ते की मौत हो गई। राजकुमार को बहुत बुरा लगा और राजकुमार ने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान ही बचाए। अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। तब दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना है कि जिससे हम उसे घर लेकर चलें। आज रात को मित्र, आज आपको तुम वहाँ आ जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ ले और खुद योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार ने कहा, यह गहने लेकर तुम बाजार में बेच आओ। यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उनको यहाँ ले आना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। राजकुमार गहने लेकर शहर में गया और जाकर एक सुनार को दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उसको पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कहा कि यह मेरे गुरु ने दिया है। तब कोतवाल गुरु को पकड़ लिया और सब राजा के समक्ष पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज जी, यह गहने आपको कहाँ से मिले? तब योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली 14 की डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। तब डाकिनी आई थी और मैंने उसके गहने उतार लिए और बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में जाता है और रानी से कहता है कि पद्मिनी के बाई जांघ पर देखो,
कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं ना? जब रानी ने देखा तो सच में त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा को बहुत दुख होता है। राजा बाहर आकर योगी से पूछता है, योगी महाराज, शास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी बोला, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और सानिध्य में रहने वाले सान से कोई खोट हो जाए तो उसको देश निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा राजकुमारी पद्मिनी को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा देता है। राजकुमार और दीवान का बेटा तो पहले से ही राजकुमारी के ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर राजकुमार अपने साथ नगर में ले आता है और दोनों आनंद से रहने लगते हैं। इतनी बात सुनाकर बैताल बोला, राजन, अब बताओ पाप किसको लगा? राजा विक्रम बोले, पाप तो राजा को लगा, क्योंकि दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना सोच विचार किए राजकुमारी को देश से निकाल दिया। विक्रम का इतना कहना था कि बैताल फिर से उसी पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा वापस गए और बैताल को वापस पेड़ से नीचे उतार लेकर चल दिए। बैताल बोला, राजन, तुम बहुत बड़े हठी मालूम होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखता हूँ तुम कितने हठी और कितने धैर्यवान हो। बैताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। हम विक्रम बैताल की कहानियों का पूरा संग्रह लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।